देश का। फोल्ड बैक चेक कर लेंगे। हाँ कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं आप सभी के साथ शिष्टिका। तो दर्शकों, जैसे कि हमेशा हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो आज भी ऐसा ही करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है फागुन और आज है फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। तारीख है 28 फरवरी और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और डालेंगे नज़र आज के इतिहास के पन्नों पर और बताएंगे आपको कि क्या क्या घटनाएं आज के दिन इतिहास में घटित हुई थी। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज के इतिहास की ओर। सन 1928 में सीवी रमन जी को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1943 में कोलकाता का हावड़ा पुल शुरू हुआ था। सन 1948 में ब्रिटेन का आखिरी सैनिक दस्ता भारत से स्वदेश के लिए रवाना हुआ था। सन 1963 में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हुआ था। सन 1975 में अमेरिका के नेवेदा परीक्षण स्थल से परमाणु परीक्षण किया गया था। सन 1991 में अमेरिका एवं गठबंधन सेना ने इराक में युद्ध विराम की घोषणा की थी। सन 1999 में कोलिन प्रेस्कॉट एवं एंडी एल्सन ने 233 घंटे 55 मिनट तक गुब्बारे की मदद से आकाश में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सन 2005 में पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम विस्फोट के अभियुक्त अबू सलेम के प्रत्यर्पण की इजाज़त दी थी। तो दर्शकों, ये वो सारी घटनाएं थी जो आज के दिन इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुई थी। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है आप सभी के साथ आज का सुविचार साझा करने का। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या एक अच्छा विचार हम आपके लिए लेकर आए हैं। जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है, जितनी बार प्रयोग करेंगे पहले से बेहतर सफलता पाएंगे। जी हाँ दर्शकों, इसका मतलब है प्रैक्टिस। जितनी बार आप करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने पक्के होंगे, उतना एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और आप उतने बेहतर बनते जाएंगे। तो बिल्कुल कभी एक बार कोई कार्य करके अगर आपको सफलता ना मिले तो हार मत मानिएगा और ये मत सोचिएगा कि वो कार्य ठीक नहीं है। हो सकता है कि आप उसे जब अगली बार करें तो बेहतर तरीके से करें और उसमें आपको सफलता मिले। इसी के साथ हर काम हमको करना चाहिए। जी हाँ दर्शकों, और अब वक्त हो गया है आगे बढ़ने का। लेकिन ज़रा सोचिए, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप अपने घर पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर बैठ के आपसे जुड़ सकती हूँ, आप अपने घर पर बैठकर मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। हम आज एक टीवी को एक रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, हम एक रिमोट से पंखे चालू कर सकते हैं, एक बटन से लाइट ऑन कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक बटन से पर्दे भी खोल सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, ये सब कैसे? ये सब विज्ञान की ही तो देन है। जी हाँ, वैज्ञानिक विकास ने मनुष्य के यानी कि हम सभी के जीवन को कई मायनों में बदल दिया है। विज्ञान ने हम सभी को जीवन जो विज्ञान है उस विज्ञान के कारण हम सभी का जीवन बहुत आसान और बेहतर बन गया है। आपको नहीं लगता? जी हाँ, क्योंकि देखिए रोबोट, कंप्यूटर, फ़ोन डिवाइसेस, मशीन, गाड़ियाँ, ये सब विज्ञान के ही तो आविष्कार हैं। गाड़ियों से हम कितना कहीं पर भी जा सकते हैं। एक फ़ोन के माध्यम से हम अपने प्रियजनों से कितने भी वो दूर क्यों ना बैठे हों उनसे जुड़ सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो ये सब विज्ञान के ही कारण है। जी हाँ दर्शकों, और
इसलिए विज्ञान हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसी के साथ आपको ये बताना चाहूँगी कि भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। जी हाँ, भारत देश में, हमारे देश में बहुत सारे महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने भारत को एक स्थान दिया है, अपने आविष्कारों से एक अलग पहचान दी है। और ये जब मैंने आपको बात कही है तो चलिए बात निकालते हैं। मैं बात करती हूँ सीवी रमन जी की। जी हाँ, सीवी रमन जी की मैं बात करती हूँ तो ये एक महान साइंटिस्ट थे और इन्होंने रमन इफ़ेक्ट की खोज करी थी और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 28 यानी कि आज के ही दिन सन 1930 में, इन्होंने सन 1928 में इस रमन इफ़ेक्ट की खोज करी थी और 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ दर्शकों, और सन 1957 से हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और जी हाँ, आज का हमारा विषय भी ये है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस विषय को और इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम में आपसे, बिल्कुल। और चलिए दर्शकों, इसके पहले आपको एक बार मैं याद भी दिलवा देती हूँ कि हमारा यह कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन नंबर्स के माध्यम से जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब मैं आपका परिचय कराऊंगी आज के हमारे खास मेहमान जो कि आज इस विशेष दिवस पर एक विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर राकेश कुमार पांडे सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप डायरेक्टर हैं माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में। सर पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ हमारे साथ एक और मेहमान हैं सर बाला सुब्रमण्यन सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप निर्देशक हैं मौसम विज्ञान विभाग में। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले राकेश सर से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जो है आज का नेशनल साइंस डे है यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इसका उद्देश्य क्या है? आप सभी को नमस्कार। ये जो आज का जो दिवस है वास्तव में अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। खासकर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस वर्ष जो है भारत सरकार ने जो विषय तय किया है, हर वर्ष जो है मैडम अलग अलग विषय रहते हैं। तो जो अभी वर्तमान में भारत में जो चल रहा है कि विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी, हमारा भारत जो है आत्मगौरव आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है। सभी देशों में आप देखेंगे कि अगर विज्ञान के क्षेत्र में अगर कहीं किसी का योगदान, अगर उसकी प्रतिष्ठा, सम्मान और आत्मसंबल स्थापित हुआ है तो वो देश है भारत। इसीलिए भारत एक ऐसा देश है जिसको कि आप देखेंगे कि प्राचीन में सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो क्यों कहा जाता था? उसके कारण बहुत सारे तथ्य हैं, प्रामाणिकता भी है और विज्ञान ये दिखाता भी है कि हमारे अतीत में जो है ऐसे वैज्ञानिक रहे कि जिन्होंने वास्तव में विज्ञान को अपने जीवन में जिया और उसको विज्ञान को आत्मसात किया। इसी तरह सीवी रमन जी थे कि इन्होंने बाल्यावस्था से आप देखेंगे कि जब कोई विद्यार्थी अपने घर में या अपना परिवार का कोई बच्चा अगर कुछ उसमें खोजने की या कुछ करने की जिज्ञासा रहती है तो आप देखेंगे कि बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं उसको मना करते हैं। बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि सामान्य रूप से अगर समझें कि अगर जैसे तोड़ फोड़ आप देखेंगे कि कोई भी छोटा सा विद्यार्थी है, अगर कुछ वो सीखता है तो उसको सीखने देना चाहिए। वो कुछ तोड़ेगा, कुछ उसको बनाएगा, कुछ उसको इनोवेट करेगा। इसी तरह सीवी रमन जी थे, उनके मन में एक बहुत बड़ी एक जिज्ञासा थी। जबकि वो हमारे आप जैसे सामान्य परिवार में वो जन्म लिए और घर की जो उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें थी उसको भी पूरा करना, लेकिन आप देखेंगे कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका मृत्यु तो तय है। और दिन और रात मिला के 24 घंटे ही होते हैं सर, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब उसमें से अपने को तय करना है कि हमें समय का मैनेजमेंट किस तरह करना है। तो जो भारतीय वैज्ञानिक थे, जो ऋषि मुनि थे, वो अपना संपूर्ण समय समाज के कल्याण के लिए निकालते थे। और आज का जो ये एक नया युग आया है, जो मॉडर्न युग है, उसको आप सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए कि हमारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उससे हम समाज की किस तरह से सेवा करेंगे, इसी उद्देश्य को लेकर आज का जो विषय है कि
स्वदेशी तकनीकी के माध्यम से समाज की किस तरह से हमें सेवा करना है, उसकी जो तकनीकी है वो कैसे आगे बढ़ाना है। इसी तरह जो है सीवी रमन जी द्वारा जो काम किया गया था, देश में पहली बार किसी फिजिशियन को, भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला। 1928 में घोषणा हुई, 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देश के लिए बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है और आज के दिन विज्ञान दिवस के रूप में नहीं मनाना चाहिए। आज इसको हमें एक उत्सव, एक महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए और खासकर ग्रामीण स्तर पर जितने भी शासकीय स्कूल हों या निजी विद्यालय हों, महाविद्यालय हों, और समाज के हर वर्ग में इसको बड़े उत्साह से मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का पहला ऐसा सम्मान मिला था जो कि नोबेल प्राइज मिला। और किसके लिए मिला? रमन इफेक्ट के लिए मिला। यानी एक बालक के अंदर जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को लेके सतत वो प्रयत्नशील रहा और उसमें उसको सफलता मिली। आगे इसके बारे में और भी मैं जी बताऊंगा। बिल्कुल सर, और आप सभी को बताना चाहूँगी कि 1964 में उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बिल्कुल, चलिए सुब्रमण्यन सर के पास चलते हैं। सर, आज के इस दिवस के उपलक्ष्य पे आप हमारे दर्शकों के साथ क्या साझा करेंगे? आप सभी को नमस्कार। और आज का दिवस में जो भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से और मेरे तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज ऐसा है कि महत्वपूर्ण दिवस है जो हम साइंस को जो मना रहे पूरे देश में एकदम बहुत उत्साहित रूप से। जब पूरे देश में देखेंगे, अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और देखिए राजस्थान से उत्तर पूर्वोत्तर स्टेट्स तरफ से हम सभी करते हैं। आज देखिए मौसम ऐसे एक चीज़ है जो है ना, हर अपना डे टू डे जो है ना, अपना जो हर रोज़ अपना जो एक्टिविटीज़ में उसका महत्वपूर्ण जो इसका इम्पोर्टेंस भी है उसका। और देखेंगे इसका जो साइंस में देखिए अपना जो भारत मौसम विज्ञान, आज ऐसे एक दिवस भी आज इस साल जो 2024 में भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150 साल मनाए भी जा रहे हैं। देखिए उसका 1875 में उसका स्थापित हुआ था। भारत सरकार के सबसे जो पुराना विभाग है ये। जैसे उस समय जो अंग्रेज जो इंग्लिश जो लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, उस समय जो एक बहुत बड़ा जो बंगाल फेमिन हम जानते हैं। और उसके साथ साथ देखिए अपने जो बारिश का जो है देखिए जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस समय जो है जी ये बारिश की वजह से कि अपना जो फसल उगाते हैं कि किसान भाइयों के लिए बारिश के हिसाब से करते हैं। लेकिन कंटिन्यूस जो है ना, जो 1860 में ऐसा कंटिन्यूस जो है बारिश ये मतलब नहीं मिलने पर बहुत नुकसान हुआ था। ये बंगाल फेमिन ऐसा बहुत हिस्टोरिकल बहुत सारा जो नुकसान हो गया था। जी बिल्कुल। इसीलिए जो ब्रिटिश लोगों ने इसको समाज करके पहले अंग्रेजी सरकार ने उसका एक बनाया था, मेट्रोलॉजी से एक अपॉइंट किए थे, उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने फिर उसके हिसाब से जैसा ऐसा प्रपोजल उसके जब जमा करके उसका विभाग रूप से बनाया था। और उस सबसे साइंस देखिए अभी उस समय तो कम से कम शुरुआत में जो चेन्नई जैसा क्षेत्रों में, चेन्नई और जो इंदौर भी पुराना जगह पे, अपने जो प्रदेश मध्य प्रदेश में भी बहुत सारा काफ़ी सारा जो कारगोन जैसा जो जगह पे सबसे पुराना अंग्रेजी का ऑब्जर्वेटरी है। हम सबसे जो साइंस मौसम का लेके आते हैं। और आज का दिवस में भारत मौसम विज्ञान का भी इतना साइंटिफिक बहुत एडवांसमेंट है। और भी हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, मौसम, भारत के मौसम को लेकर हम सर से बहुत कुछ जानेंगे आगे कार्यक्रम में। और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सर, आज की दुनिया में विज्ञान और संचार का महत्व क्या है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि आपने जैसे प्रारंभ किया था तभी बोला कि मैं यहाँ तुम वहाँ और हम दोनों का संवाद कैसे हो, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज की जो आधुनिक विज्ञान है जी, तो आधुनिक विज्ञान में हम लोग कहाँ से कैसे पहुँचे हैं और किस तरह से अनुसंधान करते हैं। यही प्राचीन की अगर देखेंगे तो जो हमारा जो प्राचीन वैज्ञानिक थे और जो प्राचीन जो हमारे संचार की सुविधाएं थी वो इतनी प्रबल नहीं थी। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक महामना जी को आइंस्टीन लिखते हैं कि अगर अवसर मिलेगा तो मैं आकर यहाँ अध्यापन कार्य करूँगा। आप सोचिए कि देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक भारत में आके और अध्यापन कार्य और शोध कार्य करना चाह रहे थे मेरे। लेकिन उस समय हमारी संचार की इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी।
जब वो व्यवस्थाएं नहीं थी तो आप सोचिए कि उन्होंने पत्र लिखा और महामना जी को 2 माह बाद मिला। अब आप सोचिए कि जब वो उसका उत्तर देते हैं तो फिर वो उनको कितने समय बाद मिला, और इस समय क्या हुआ कि फिर वो अपना स्थान कहीं और जमा लिए। तो पहले संचार की सुविधाएं कम थी, लेकिन आज की संचार की सुविधाएं अलग हैं। आज देखिए कि पूरा भारत टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, कितना अग्रणी है। अभी चंद्रयान 3 का जिस दिन उत्सव मनाया जा रहा था, पूरे देश में आप देखिए कि संचार इतनी जगह जगह पर, क्योंकि कोई भी विभाग आप देखेंगे सर कि उसमें जो वर्किंग हैंड होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन उनको समाज को साथ में लेकर काम करने की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि इसरो में कितने लोग काम करेंगे, कैसे समाज तक पहुंचेंगे, तो वो भी सोचते हैं कि कोई मीडिया का ऐसा माध्यम हो या समाज का ऐसा संगठन हो जो समाज के बीच में काम करता है, जिसमें हजारों लाखों लोग रहते हैं। तो जो आपके इसरो चेयरमैन हैं वो हम लोगों से बहुत ही, मैडम मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में निस्वार्थ भाव से, जैसे एक ऐसी व्यवस्था होती है शासकीय प्रणाली होती है, एक अशासकीय प्रणाली होती है, कि जिनके मन में और हृदय में ऐसी जिज्ञासा है और निःशुल्क रूप से काम करने की चेष्टा है। तो ऐसा एक संगठन है विज्ञान भारती नाम का, जो समाज में विज्ञान, स्वदेशी विज्ञान को लेके काम करता है। और उसका ये उद्देश्य है कि मैं समाज के ऐसे वर्गों तक जो कि ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वैज्ञानिक हो, टेक्नोक्रेट्स हो, ऐसे लोगों के बीच में जाना, उनके अंदर जो विज्ञान की जिज्ञासा है उसको संचार के माध्यम से किस तरह से लाभ लिया जा सके या कि उसके कार्य को प्रोत्साहित किया जा सके। तो विज्ञान भारती पूरे देश में मिशन, विज्ञान जो भारती चंद्रयान 3 का था, तो पूरे देश में गांव-गांव में जाकर और उसका प्रचार प्रसार किया। सर विज्ञान भारती के बारे में हम और जानेंगे, पर क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप जबलपुर से जुड़े हैं हमसे। मैडम जी, सर मैं यही बात कर रहे थे कि चाहता इतनी दूर दूर से हम संवाद कर लेते हैं। अशोक जी अपना प्रश्न करें। पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सोलर कुकर है, सोलर स्टोव है। अशोक जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक है, तो इसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे? इसका कौन सा ईमेल है, जीमेल है, जिससे सारी जानकारी हमको मिल सके और इसके साथ साथ हम उसको खरीद सके। ये बहुत आवश्यक हो गया है सर अभी। अशोक जी अगर आप अपना प्रश्न फिर से कर सकते हो तो प्लीज। जी हम ये जानना चाहते हैं सर से कि विज्ञान में जितनी भी नई खोज हुई है, विज्ञान में जितनी भी नई खोज हुई है, जी अशोक जी। सोलर प्लेट है, सोलर कुकर है, सोलर स्टोव है, इन सब के बारे में अगर हमको जानना है तो हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि हम उसको खरीद सकें? जी अच्छा अशोक जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो भारत में जो नए आविष्कार हो रहे हैं उसके बारे में आपको किस तरह से कैसे जानकारी मिले और उसके जो प्रोडक्ट है आप कैसे ले सकते हैं। जैसे आपने सोलर कुकर की बात की, तो आप ये मानिए कि हमारा जो स्टेट है, हर स्टेट में हर एक जो जिस विषय से संबंधित है उसका एक संस्थान होता है, शासकीय संस्थान। तो जैसे आपने सोलर कुकर की बात की या सोलर एनर्जी की बात की, सोलर पैनल की बात की आप, तो ये सारी चीज़ें स्वदेशी रूप में, और ऐसा है कि आपका यहाँ पर ऊर्जा विकास निगम है 5 नंबर पे, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। और इनके जगह जगह पर क्लस्टर का डेवलपमेंट किया गया है। जैसे आप जबलपुर से हैं तो वहाँ पे इसकी एक संस्थाएं हैं, वहाँ से आप संपर्क करेंगे तो आपको वहाँ से मिल सकता है। और ख़ासकर नवाचार की बात जहाँ आती है तो आप देखेंगे कि जो आपका डिंडौरी और मंडला वनवासी क्षेत्र है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान था, जो लौह स्तंभ की हम जो आज चर्चा करते हैं, पूरा देश चर्चा कर रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है कि वो ऐसा कौन सा लौह स्तंभ है, उसमें कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं कि उसमें आज तक कभी जंग ही नहीं लगा है। और बाकी आप कोई भी आयरन का सामान या लोहे का लेते हैं तो उसमें जंग लगता है। तो आप देखिए कि जो हमारा भारत का विज्ञान है, उस विज्ञान में ऐसी क्या महत्ता है, ऐसे क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि वास्तव में अपनी एक अलग पहचान बनाया है।
जी जी। तो आपसे यही आग्रह है कि आपको अगर ऊर्जा से संबंधित, नवाचार से संबंधित क्या अनुसंधान हुए हैं, ऊर्जा विकास से ले सकते हैं। और विज्ञान के साथ अगर जुड़ना है, विज्ञान में अगर आप भी कुछ नवाचार किए हैं तो मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल में है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर उनसे संपर्क नहीं होता है तो आप मेरे को संपर्क करिएगा, मैं आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आपका नहीं, पूरे समाज के हर वर्ग के लिए, जो भी विद्यार्थी हो या जो किसान हो, जो कारीगर हो, जो हमारी मातृशक्ति हैं, क्या है कि वो अध्ययन करती हैं, अध्ययन करने के बाद विवाह होता है, विवाह के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है। लेकिन भारत सरकार, राज्य सरकार इस तरह से योजनाएं तैयार की है कि हमारी मातृशक्ति सिर्फ घर का संचालन ना करके समाज और राष्ट्र का भी संचालन करें। तो इस तरह से योजनाएं हैं, उसका लाभ लेना है, उससे जुड़ना है। तो अगर आपके पास कोई सूचना तंत्र है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप संपर्क करिए, आपका 100% सहयोग किया जाएगा। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने योजनाओं का जिक्र किया है तो आगे कार्यक्रम में मैं आपसे योजनाओं के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। उसके पहले सर मैं ये जानना चाहूँगी कि मौसम में बड़े जल्दी जल्दी बदलाव हमें देखने मिल रहे हैं। जी जी। तो सर इसका कारण क्या है? जी मैम, आजकल हम जब जानते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का शब्द हम सुने हैं, इसके कारण क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस जो से बोलते हैं, इसे जैसे अभी देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक जो वायु है उसका जो एटमॉस्फेयर में, उसका जो पर्यावरण में उसका जो बढ़ते जा रहा है, इसके साथ साथ मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारे चीज़ों क्या होता है, जो वायु जो है ना, अपना जो है ना रेडिएशन का जो अपना जो प्रकाश होते हैं उसमें से जो अपना जो आकर्षण करते हैं, फिर अपने जो स्लोली ना रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर पर्यावरण में। जैसा देखिए अभी हम एक कहना मैं चाहूँगा, तो 1960 में इसका जो एवरेज जो मेजरमेंट किया था नापने, तो उसका 320 ppm था उसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो पर्यावरण में मेजरमेंट था। देखिए अभी 2020-21 में उसका संख्या 421 हो गया। मतलब 60 साल में उसका संख्या हम लोग जो है ना अपने जो पूरे देश का, पूरे दुनिया का बोल रहा हूँ मैं, ये अब देखिए 100 तक ppm बढ़ा के लिए। इससे क्या होता है, उसका रेडिएशन का ऑब्जर्व करके धीरे धीरे छोड़ देते हैं। इसलिए क्या होता है, अपना जो भी हमने अपना इससे देखिए अपने मौसम विज्ञान विभाग कैसे हम काम करते हैं, हम देखते हैं अभी पूरे जो ग्लोबल का, ये एक लिथोस्फीयर एक होता है जो अपने अर्थ सरफेस होता है, इसके साथ हाइड्रोस्फीयर जो समंदर का जितना भी वाटर बॉडीज होता है, फिर एटमॉस्फेयर अपना जिसमें हम लोग काम करते हैं, और इसके साथ साथ बायोस्फीयर, चारों का जो बायोस्फीयर बोलते हैं, चारों का इंटरेक्शन रूप से हम जो है ना सब उसका नापने के लिए पूरे देश में अपने इंडिया में, और इसके साथ आजकल जो है ना जो WMO है, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, सारे उनके गाइडलाइन के हिसाब से हम करते हैं। इसके हिसाब से क्या होता है, हम मेजरमेंट करते हैं, लेकिन सारे जो ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना के हिसाब से सब चेंजेस बदलाव हम देखने के लिए मिल रहा है। जैसा हम देखिए, हम बारिश का पूर्वानुमान एक शहर में हम देते हैं, लेकिन जैसा उसका बहुत सारा सिस्टम जो दूसरा सिटी से अगर देखिए आप मानसून का आप देखेंगे, जैसा जून से हमें मिलता है, ये पूरे ग्लोबल फिनोमेना है। जैसा अभी जो अफ्रीकन कोस्ट जो जैसे केनिया कोस्ट से हिट करके अब जब पूरे देश में मूव किया जाता है 100 डिग्री अपने एकदम विंड मतलब हवा का डायरेक्शन चेंज होके अपने देश पर आ जाता है। लेकिन क्या होता है आजकल ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से जो उसका विंड सिस्टम में आने में उसको दिक्कत, 1 किलोमीटर के ऊपर जो हवा के तेज से सब बारिश से बादल बन के लेके आ जाते हैं, इसमें आजकल ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना है। और इसके साथ साथ जो अपना जो तापमान बढ़ते जा रहे हैं आजकल, उसका ये इसलिए कारण जो है ना, ये अपने बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। ये अपना जो मौसम विभाग विज्ञान के लिए चैलेंजिंग इशू है। जी बिल्कुल, आगे भी हम सर चैलेंजिंग इश्यूज़ को विस्तार में जानना चाहेंगे। और यहाँ पर तो सर ने करी मौसम की बात, दर्शकों अभी हम सभी ने सुना, और अच्छे, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मौसम भी कितना बदल रहा है, बारिश हो रही है और ठंड ऐसा लग रहा है वापस आ रही है। तो ऐसे प्यारे प्यारे मौसम में किसका घूमने का मन नहीं करता है, बिल्कुल आपका भी कर रहा होगा। और राकेश सर ने जैसे कि ढिंडोरी का जिक्र किया था, तो क्यों ना आपके साथ ढिंडोरी घूमा जाए इस अच्छे अच्छे मौसम में। तो चलिए आपको आज हम पर्यटन पर लेकर चलते हैं ढिंडोरी। आज ढिंडोरी अपने दर्जन भर से अधिक पर्यटन स्थल के साथ मध्य प्रदेश में घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए पहचान बना रहा है। इसकी शुरुआत हुई जामवंत गुफा से, जो
प्रागैतिहासिक मानव की शरण स्थली है। डिंडोरी के मेहदवानी विकासखंड के अंतर्गत जंगल में स्थित इस गुफा के बारे में किंवदंती है कि महाभारत काल में जामवंत इसी गहरी गुफा में निवास करते थे और स्यंतक मणि के लिए उनका कृष्ण से युद्ध इसी गुफा में हुआ था। जहां उन्हें पता चला कि वे भगवान विष्णु ही हैं, तो उन्होंने कृष्ण को स्यंतक मणि तो भेंट की, साथ ही अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कृष्ण के साथ कर दिया। हमारा अगला पड़ाव है कपिल धारा। अमरकंटक से मात्र 5 किलोमीटर पर यह नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है, जहां करीब 70 फीट की ऊंचाई से जल की धारा गिरती है। ऐसी मान्यता है कि नीचे खड़े होकर अपने सिर पर लेकर धारा के जल से स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब मां नर्मदा रुष्ट होकर आगे बढ़ी तो कपिल मुनि ने उनका रास्ता रोका था, परंतु वे उस स्थान से छलांग लगाकर आगे बढ़ गई थी, इसीलिए उसे कपिल धारा कहते हैं। वाकई यहां आकर पर्यटक शारीरिक थकान तो मिटाते हैं, साथ ही उन्हें अविस्मरणीय आत्मीय शांति का अनुभव होता है। डिंडोरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नेव सफॉल। यहां एक के बाद एक 3 प्राकृतिक प्रपात प्रकृति की सुंदर धरा को असंख्य रूपों में अभिव्यक्ति देते हैं। वर्षा एवं शीत ऋतु में यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर पर्यटक स्तब्ध रह जाते हैं। जिला मुख्यालय से 73 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कारोपानी अभयारण्य। डिंडोरी में दुर्लभ ब्लैक बग यानी कृष्ण मृग का प्राकृतिक आश्रय स्थल भी है। आज इन हिरणों के संरक्षण में शासन प्रशासन के साथ आम नागरिक भी अपना सहयोग दे रहे हैं। कारोपानी का ये वन क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित घोषित किया गया है। इस दुर्लभ प्रजाति के लिए इंसानी हस्तक्षेप पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इन हिरणों के द्वारा फसल खराब होती है, लेकिन इन बातों का इन्हें कोई भी मलाल नहीं है। यहाँ के जंगलों में स्वच्छंद रूप से विचरते हुए हिरण की अठखेलियां पर्यटकों को वन विहार का आमंत्रण देती है। दर्शकों, प्राकृतिक सौंदर्यता, प्रकृति की ये सादगी हमारी थकान मिटाती है और हमें तरोताज़ा करती है ना। कुछ ऐसा ही लगा डिंडोरी घूमकर, बेशक आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो चलिए, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का। और जैसे कि राकेश सर ने चर्चा में कहा था, बात कही थी सर, कि ये जो आज का दिन है ये एक हमें महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। बिल्कुल सर से हम इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कॉल के माध्यम से साकेत सिंह कौरव जी जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। आप क्यूरेटर ई और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं रीजनल साइंस सेंटर में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जैसे कि आज नेशनल साइंस डे है, आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो सर आज इस दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या विचार साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? सबसे पहले तो पूरे दूरदर्शन परिवार को और समस्त दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। और जैसे कि आपने ये सवाल रखा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है इसकी महत्वता क्या है, आपको हम बता दें। ये आज का जो दिन है एक उत्सव के रूप में हम एक लगभग पिछले एक हफ्ता से विज्ञान केंद्र में मना रहे हैं, कई कार्यक्रमों का आयोजन करके। सर सीवी रमन जो बहुत महान भौतिक शास्त्री हुए हैं भारत में, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो उनकी जो खोज है रमन प्रभाव को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया में भारत सरकार ने अपने भारतीय दृष्टिकोण से इंडिया के लिए ये डे डिक्लेयर किया था। तब से ये पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है कि हम विज्ञान में बच्चों में, बड़ों में एक रोचकता कैसे पैदा हो, और विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में, उसके माहौल में, महोत्सव में हम कैसे एक विज्ञानमयी यात्रा को और चरितार्थ कर पाएं, प्रेरित कर पाएं बच्चों में,
एक ऊर्जा शक्ति पैदा हो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बारीकी से समझने का, और इसके जो गुणधर्म है और अलग अलग तरीके से, ताकि ये सिर्फ एक दिन नहीं रह के एक हमारा एक विजन बने कि भारत विज्ञान में एक अग्रणी देश होगा आगे चल के टेक्नोलॉजी में, तो उस लक्ष्य को द्योतक के रूप में हम कैसे आगे ले जाएं। जी बिल्कुल। और सर मैं जानना चाहूंगी कि आज के दिन साइंस सेंटर में, विज्ञान सेंटर में क्या क्या आयोजन हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा है। और वैसे विज्ञान केंद्र हमारा पूरे वर्ष भर में 363 दिन खुला है, होली और दिवाली को छोड़ के सुबह 9:30 से कोई भी कभी भी पब्लिक आ सकती है, स्कूल बच्चे। उसी क्रम में आज हमारे यहाँ पर एक व्याख्यान भी है, जो कि इस साल की जो थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जो डिक्लेयर की है, जिसका थीम है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। यानी उसी थीम पर प्रोफेसर तन्मय बासु, जो एक प्रोफेसर हैं आईसर भोपाल से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भोपाल से, वो बात करेंगे। ये हमारा समापन दिवस भी है, क्योंकि हम तो 22 फरवरी से ही ये मनाते आ रहे हैं, कुछ अलग अलग कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। तो आज सिर्फ लेक्चर नहीं होगा, अगर मौसम खुला रहता है तो सूरज में जो सन स्पॉट्स हैं, सूरज में जो तूफान उठते हैं और जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है, तो उसके सन स्पॉट को हमारे साइंस सेंटर में, हमारे यहाँ जो टेलीस्कोप है सोलर फिल्टर के माध्यम से, वो भी हम हमारे विजिटर को, पब्लिक को दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम आज लाइन अप हैं, जो कि विज्ञान में यात्रा का एक समझ लीजिए अभिन्न अंग होने वाले हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। दूरदर्शन को एक बार फिर से धन्यवाद, और आपसे माध्यम से हम कहेंगे कि विजिटर्स साइंस सेंटर आते रहें। कमाल की विज्ञान में यात्रा है, आप सबका स्वागत। जी सर, धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, सर ने भी बताया कि आप साइंस सेंटर, आप विज्ञान केंद्र जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, जो बहुत सारे आयोजन वहाँ किए जा रहे हैं, और अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि यही उम्र होती है जब बच्चों को रुझान आता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बच्चों को तभी रुझान आता है जब उन्हें सारी बात बहुत सामान्य तरीके से समझाया जाए। जब वो चीज़ों को देख पाते हैं तो वो ज़्यादा समझ पाते हैं, इसलिए उनको ज़रूर ऐसे आयोजनों में आप लेकर जाएं। जैसे कि मैंने कहा था, राकेश सर से भी हम जानेंगे कि आज के दिन क्या क्या आयोजन किए जाते हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनमें किस तरीके के आयोजन होते हैं, जो सरकार के स्तर पर कार्य होते हैं, आयोजन होते हैं, सर वो क्या क्या होते हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आयोजन है वो मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे भारत में जितनी भी काउंसिल हैं, जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, पूरे राज्यों में उनका एक काउंसिल है जो स्टेट काउंसिल के रूप में जाना जाता है। तो वो मैडम क्या करते हैं कि स्कूलों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में एक कुछ सीड मनी देकर एक सभी जगह कार्यक्रम करते हैं। उन कार्यक्रमों का मेन उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हो और उनके अंदर विज्ञान को जानने और समझने के लिए कुछ करने की एक भावना पैदा करे, और वो किस तरह से करे। तो कभी आप देखेंगे कि कोई सीवी रमन जी की प्रतिमा जो है, चित्र जो है फूल से बनाता है, कोई चावल से बनाता है, कोई रंगोली से बनाता है, कोई वाद्य यंत्र। मैं आपको बताना चाहूँगा, विज्ञान का सबसे एक कहना चाहिए नज़दीकी, आप देखेंगे कि जो आईआईटी में बच्चे पढ़ते हैं और या साइंस में रिसर्च करते हैं, वो देखिए कि पढ़ने के बाद उनके मन में एक थोड़ी सी हालांकि एक हेडेक टाइप का पैदा जब होता है, तो वो एक संगीत को अपना एक सहयोगी बनाते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि आप देखेंगे कि सीवी रमन जी भी संगीत में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। जब वो काम करते करते, रिसर्च करते करते मन में कुछ जिज्ञासाएं ऐसी आती थी, तो वो फिर संगीत को ही अपना एक साथी बनाते थे। और बाद में कहा गया है कि संगीत में विज्ञान, हर एक स्वर में अगर आप बारीकी से सोचेंगे तो उसमें विज्ञान दिखाई देता है। इसी तरह आप देखेंगे कि पूरी जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो ग्रामीण स्तर तक काम करती हैं, और जो नवाचार होते हैं उस नवाचार को शासन के प्लेटफॉर्म में ले आने का प्रयास करते हैं। उनका सिर्फ एक यही उद्देश्य है, उनका एक जीवन यही कार्य करता है पूरे संपूर्ण जीवन में, कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में काम होते हैं, वनवासी क्षेत्र में जो काम होते हैं, उन कार्यों को हम किस तरह से समाज में प्रतिष्ठित कर सकें। इसी तरह आप देखेंगे कि जो इस साल का जो विषय रखा गया है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी
तकनीकी, यानी हमारा भारत जो है, जो भारत के वैज्ञानिक हैं और जो हमारी सरकारी मतलब स्वदेशी तकनीकी है, उसको कैसे बढ़ावा देना है। आप देखिए कि भारत पूरे देश में एक ऐसा देश बना जो कि निःशुल्क रूप से वैक्सीन वितरित किया। जी। आज हम डिफेंस के रूप में स्वदेशी तकनीकी के माध्यम से कई मिसाइल्स डेवलप किए। आप डीआरडीओ में देखेंगे कि उन्होंने अपनी तकनीकी के माध्यम से, स्वामी विवेकानंद जी और जमशेद टाटा जी जब एक विदेश जा रहे थे, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनका थोड़ा ही संवाद हुआ आपस में। तो जब स्वामी जी पूछते हैं टाटा जी से कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं लौह का निर्माण करता हूँ, लौह उद्योग इस्पात का, और वहाँ से जाके टेक्नोलॉजी लाएंगे और कुछ रॉ मटेरियल यहाँ से हम भेजते हैं और उसको रिफाइन करके वो लेबलिंग लगा के और फिर हम अपने देश में बेचते हैं। तो स्वामी जी उनसे एक ही चीज़ कहा कि जब हमारे स्वदेश का रॉ मटेरियल है तो हम अपनी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं, क्यों नहीं स्वदेशी टेक्निक कर सकते हैं। आप देखिए कि रतन टाटा जी का पूरा परिवार, संपूर्ण परिवार सिर्फ विज्ञान के लिए जीता है सर। वो कभी लाभ और हानि नहीं देखा है। देश की जो आज सबसे प्रतिष्ठित संस्था है बेंगलोर में, आप तो जानते होंगे, जहां पर सीवी रमन जी भी गए, उन्होंने भी अपना शोध कार्य किया। सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ साइंस कलकत्ता में, वहां पे भी। तो आप देखिए कि उन्होंने विज्ञान को कैसे आगे बढ़ा। अभी मेरे को पता चला मैडम कि मुंबई में एक बहुत बड़ा एरिया था जी, जो रतन टाटा जी का था, पर वहाँ पर अनुसंधान के लिए एरिया मांगा गया, उन्होंने निःशुल्क दे दिया। तो ऐसे भी देश में लोग हैं जो कि समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए और विज्ञान के लिए जीवन जीते हैं। आप देखिए भगिनी निवेदिता स्वामी जी के साथ आई, स्वामी जी के जाने के बाद पूरे देश में विज्ञान के लिए उन्होंने बीड़ा उठा लिया। हर एक बालक बालिका का जो युवावस्था रहती है तो उनमें लगता है कि हम एक अच्छा सुंदर सा बालक है, अच्छी सुंदर सी कन्या है, तो हम आपस में विवाह कर लें। लेकिन उन्होंने बोला कि आप तो मेरी माँ हैं, आप तो मेरी बहन है, हम दोनों जब मिल के काम करेंगे तो विज्ञान को अपने भारत में ऐसी ऊंचाई पर ले जाएंगे जिसका आज देखिए कि मोदी जी ने संपूर्ण देश में विज्ञान जगत को शीर्ष पे रखा है। और वो क्यों रखा? क्योंकि आज जो वैज्ञानिक है मैडम, उनमें स्व की भावना है, स्व की भावना। अगर स्व की भावना निर्मित होती, आप देखिए ब्रह्मोस में, ब्रह्मोस हमारा जो मिसाइल है आप देखेंगे तो उसमें पार्टनरशिप में चलता था 60-40। आज ऐसा हम हो गए हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मोस हमारा स्वदेशी उस पर चलने लगा है। डिफेंस पूरा स्वदेशी पे चल रहा है। आयुर्वेद में देखिए कि ऐसे विज्ञान है कि मैं आप अभी तो आज दूसरा विषय है कि आयुर्वेद में आप देखिए कि हम पूरे देश में सबसे आगे हैं। हम लोग विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन एक कार्यक्रम करते हैं तो 60 से 65 देश के वैज्ञानिक और साइंटिस्ट आते हैं और हमारे भारत में ज्ञान अर्जित करते हैं। हमारे जो नाड़ी वैद्य हैं, ये एक विज्ञान है। बिल्कुल सही कहा सर ने। और दर्शकों, यहाँ पर एक चर्चा निकली थी सोलर एनर्जी की, तो आज हम कॉल के माध्यम से एक सोलर स्पेशलिस्ट से भी जुड़ेंगे। और उसके पहले हम सुब्रमण्यन सर के पास चलते हैं और ये जानते हैं कि सर इतने बदलाव, जैसे कि सवाल पहले भी मैंने किया था, और लेकिन मैं इसको इस दृष्टिकोण से जानना चाहूँगी कि अभी हमने ठंड में देखा कि इतनी ठंड नहीं पड़ी, और जब ठंड जाने का वक्त आ गया, आज 28 फरवरी तारीख है, जब जाने का वक्त आ गया तो देखिए मौसम, आज सुबह दर्शकों कोहरा था, जी हाँ, और कल रात में इतने तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। तो सर क्या कहेंगे, इतने बदलाव, ऐसे गर्मी भी, बारिश भी और ठंड भी, तीनों मौसम हम देख सकते हैं इस महीने में, टक्कर का मुकाबला। ये जी देखिए, ये जो बदलाव जो सिसब ने टिक तरफ से जो अपने पूछ रहे थे, जैसा ही देखिए जो कैसा जो ठंड का मौसम कैसा बनता है, जो अपना देख उधर जो जैसा अभी एक पश्चिमी विक्षोभ जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं एक फिनोमेनन, जैसा जो जैसा कैरिबियन कास्पियन उस समंदर से जो एक जैसा भी हवा सिस्टम चलती है, पर्टिकुलर जो अक्टूबर जो साल भर चलते हैं, लेकिन क्या है जहाँ पे तो अपना ग्रीष्म टाइम जो ना समर टाइम के हिसाब से हम महसूस नहीं करते, मगर जो अक्टूबर नवंबर में उस वक्त से उस समय जो कैरिबियन से जो हवा सिस्टम विंड सिस्टम चलती है, वो अपना जम्मू कश्मीर रीजन में कि जब बर्फ़ बारिश सब आपको देखने के लिए मिलता है इसकी वजह से।
उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्थर्ली जो विंड हवा चलती है अपने सदर्न तरफ, जैसे आप देखिए अभी अभी उत्तराखंड, जम्मू, नीचे जो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस सिस्टम की वजह से हम ठंड देखने के लिए, सर्दी देखने के लिए मिलता है। लेकिन आज इसके साथ साथ क्या भी होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही एक बार कभी नीचे तरफ आ जाता है, जैसा राजस्थान तरफ, मध्य प्रदेश में घुसता है तो उसका बारिश नमी नहीं लेके आता है। उसके कारण क्या होता है, आपको जो सब कुछ आपको एकदम अधिक जो सर्दी देखने के लिए मिलता है, कभी कभी ब्रेक हो जाता है। अभी बीच बीच में आप मौसम विभाग बोलते हैं आज तापमान बढ़ेगा, आज 2 दिन बाद गिरेगा, ऐसा कैसा हम बोलते हैं। जैसे उत्तर तरफ से जैसे हवा सिस्टम लेके आपको कुछ ठंडी हवा मिलता है, लेकिन अभी देखिए जो इस तरफ नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ सब जैसे सीधे सीधे आ जाते हैं, तो उसका जो है ना नमी और क्लाउड बादल तरफ का मौसम देखते हैं 2-4 दिन। फिर ये ऐसा कुछ रूटीन फिनोमेना चलता है। ये खड़ी रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक आपकी ठंडी लगना आपको चाहिए। लेकिन आपका जो गेहूं जैसा फसलों में ऐसे 4-5 डिग्री से उसका हुआ है। आज अभी देखिए पर्टिकुलर क्या होता है, जो ये फरवरी महीना में इसका फूल के जो अवस्था में है, फ्लावरिंग स्टेज में है, उस समय अगर अचानक तापमान बढ़ गया तो उसका फिर उसके बाद स्टेराइल हो जाता है। फिर आपका जो ग्रेन फील्डिंग में जो उसका दूध जो उस अवस्था में उसका हार्डनिंग हो जाता है। ये प्रॉब्लम करते हैं आपका तापमान बढ़ने में। क्यों बदलता है ये सिस्टम? जैसे देखिए आजकल अभी भी देखिए एल नीनो अभी एक्टिव है, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा है, न्यूट्रल से आईओडी भी एक्टिव है। इसके कारण क्या होता है, ये आपका जो बे ऑफ बंगाल से एक अभी जो इस समय देखिए अभी कुछ दिनों से क्यों आपका बदलाव अपने राज्य में क्यों देखने के लिए मिल रहा है जी। अभी एक जैसे एक पश्चिमी विक्षोभ का एक चल रहा है, वो जो एक नमी लेके आता है। फिर उसके साथ साथ एक अपना तेलंगाना राज्य में एक एंटीसाइक्लोनिक रूप में एक सिस्टम भी है। दोनों को इंट्रैक्शन के एंटीसाइक्लोनिक क्या होता है, बे ऑफ बंगाल से जो पानी जो नमी लेकर के अपने जब इस तरफ डाइवर्जेंट सिस्टम से अपने प्रदेश में मतलब राज्य में अभी भेजते हैं। इसलिए दोनों इंट्रैक्शन में कल इतना आंधी तूफान, जैसे एक बार जो आपका जो मॉइस्चर सिस्टम घुस गया है तो उसको पर्यावरण में रह जाता है, फिर इसके कारण अभी सब कोहरा देखने के लिए मिलते हैं सबसे। जी बिल्कुल सर, ऐसे मौसम में फसलों की अगर हम बात करें तो सर उस पे क्या प्रभाव? देखिए आजकल देखिए ना, सबसे पहले मैं आपको बोलना मैं चाहूँगा, जैसे अभी मानसून टाइम जो अपना महत्वपूर्ण पूरे देश में देखिए अपने कम से कम 150 मिलियन, जो पूरे देश का मैं बात करता हूँ तो 150 मिलियन हेक्टेयर लोग तक अपना तक कल्टिवेशन होते हैं 150 मिलियन हेक्टेयर्स में। अगर जो उसका जो कम से कम 75% के ऊपर जो है ना, जैसा अभी जून जुलाई का जो बारिश है उसी के हिसाब से हम कल्टिवेशन किसान भाइयों करते हैं। अगर इसमें जो भी आपका चेंजेस है आजकल बहुत काफ़ी सारा चेंजेस हम देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे हम देखेंगे जून समय पर बारिश नहीं आता उसमें, और जो उसके बाद डिले आने से क्या है ना, बीच बीच में ड्राई स्पेल बोलते हैं, ड्राई हो जाता है। इसलिए क्या है, जो किसान भाइयों का जून महीना जुलाई महीना में वो बुवाई करते हैं। फिर उसके हिसाब से क्या है ना, फिर एक बार जर्मिनेशन होने के बाद फिर उसके बाद 10-15 दिन गैप ड्राई हो जाता है। इसलिए क्या होता है फसलों में आपको ये किसान भाई को बहुत ऐसे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है, उसका जो नुकसान हो जाता है। अभी कभी अगर डिले हो गया, बारिश से आने में डिले हो गया तो उसमें आपका दूसरा जो जैसा अभी इस मध्य प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण जो मेजर क्रॉप्स कौन सा है, सोयाबीन जैसे कपास है, और आजकल मक्का भी बढ़ रहा है अभी, और कुछ मिलेट होता है। और अपने देखेंगे जो उस तरफ अपने पश्चिम मध्य क्षेत्रों में और जो पूर्वोत्तर में आपके धान का हुआ थे। आजकल इस समय देखिए धान अभी 1 साल पहले 2022 में धान अभी ले नहीं पाते थे क्योंकि बारिश समय पर नहीं मिला था जी। वो पूर्वोत्तर में। ये बदलाव होते हैं बारिश के टाइम। अब इस समय रबी फसल के टाइम क्या होता है जी, अभी जो गेहूं सर रबी फसल के बारे में हम आपसे बिल्कुल जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कॉल के माध्यम से ईशान मौली पालीवाल जी जुड़े हैं, जो कि एक सोलर स्पेशलिस्ट हैं रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड प्लांट में। सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत। सर जैसे कि आज नेशनल साइंस डे है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो एमपी में रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और आगे के आने वाले 5-10 साल में हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब टीवी न्यूज़ के माध्यम से जो है देख ही रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा को लेके काफ़ी एक प्रोत्साहित माहौल है। और पिछले 10 साल में हम जैसे देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो टोटल कैपेसिटी या क्षमता जिसे हम बोलेंगे तो वो लगभग 4 से 5 गुना आज की तारीख में बढ़ चुकी है।
जिसमें कि सौर ऊर्जा का जो बहुत प्रमुख योगदान है। जी। तो अभी इसी क्रम में जो है भारत सरकार ने अपनी नीति का जो ऐलान किया है उसमें 2030 तक कुल लगभग 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को टारगेट करते हुए अपना एक लक्ष्य रखा है, जिसमें कि अराउंड मतलब 50% जो कुल क्षमता रहेगी भारत की एनर्जी कैपेसिटी की, उसमें जो है 50% कम से कम जो है नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा से आना चाहिए। तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने भी गत वर्ष 2022 में अपनी नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को जो है लागू किया, जिसके अंतर्गत ही मध्य प्रदेश में विभिन्न स्तर पे मुख्यतः बड़े बड़े सौर ऊर्जा पार्क का विकास किया जा रहा है। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड भी जो है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, जो कि मध्य प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के संचालन का कार्य देखता है, उसके साथ और भारत सरकार की ही जो नवीन एवं नवकरणीय मंत्रालय जो है उसके साथ एक उपक्रम बनाया, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े जो 1400, 1500 मेगावाट और 600 मेगावाट और 500 मेगावाट के जो सोलर प्लांट्स होते हैं उनको लगाने की ओर जो है मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो नई नीति जो है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जो है मध्य प्रदेश सरकार की, इसने काफी बल दिया है, जिसको लेकर के हम मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जैसे सबसे पहला जो प्लांट मध्य प्रदेश में लगा था वो लगभग साल 2019 के आसपास चालू हुआ था, जिसमें रीवा में लगभग 750 मेगावाट का प्लांट लगाया गया था, और उसी प्लांट के नाम पे ही ये जो उपक्रम है मध्य प्रदेश और भारत सरकार का, इसका नाम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड रखा गया है। अब इसके साथ साथ वर्तमान स्थिति में एक तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यानी कि पानी के ऊपर जो है सोलर पैनल्स लगा के ओमकारेश्वर में आपने न्यूज में जरूर सुना होगा कि लगभग 600 मेगावाट कैपेसिटी का विश्व का सबसे बड़ा पावर प्लांट लगाया जा रहा है। वहीं आगरमालवा, शाजापुर और नीमच में कुल 500 मेगावाट मिला के 1500 मेगावाट का प्लांट जो है बस आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आने वाले प्लांट्स की बात करूं तो अभी मुरैना में लगभग 1400 मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट की कार्यवाही चालू कर दी गई है, और ऐसा फर्दर आगे अनुमान है कि छतरपुर में लगभग 1500 मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट आ सकता है। तो मध्य प्रदेश बहुत सकारात्मक है अपने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोत को आगे बढ़ाने के सिलसिले में, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जैसे राजस्थान, जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में काफी अच्छा कर चुके हैं, तो वो फील्ड को लेकर के भी मध्य प्रदेश अपना एक नया अपना लक्ष्य लेके चल रहा है कि हमारी नई नीति और नई ऊर्जा के साथ नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हमें बहुत आगे तेजी से बढ़ना है। तो मैं बहुत ज्यादा इसको लेकर सकारात्मक हूँ, और सरकार के भी प्रयास बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी एवं हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय जी हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरी हम तन्मयता से लगे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश बहुत अच्छा इस क्षेत्र में करके निकलेगा। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा करी, और आखिरी में जाते जाते, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, आज नेशनल साइंस डे है, तो मैं चाहूंगी एक छोटा सा संदेश आप हमारे दर्शकों के लिए दें। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान का एक शाब्दिक अर्थ या एक सामान्य अर्थ की अगर हम बात करें तो वो यही बताता है कि किसी भी चीज को एक क्रमबद्ध तरीके से समझने की, सूझबूझ से समझने का जो तरीका होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान जो है, जो चीज पहले से ही स्थिर है या पहले से ही जो एग्जिस्ट कर रही है, उसको समझने का ही तरीका विज्ञान है। और लेकिन विज्ञान अकेला जो है पूरा काम नहीं करता। विज्ञान के साथ अगर हम धर्म को भी मिला लें तो विज्ञान और धर्म दोनों अगर एक साथ मिलकर चलें और एक दूसरे की जो लिमिटेशंस हैं बोलें, या अगर हम एक दूसरे की जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको साथ में लेके अगर हम चलें, तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छा सकारात्मक फ्यूचर ना कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए भी बनाया जा सकता है। और एक उत्सुकता हमेशा रखें जो हमें विज्ञान सिखाता है कि हर एक चीज को बेसिक से समझने की कोशिश करें। जैसा कि महान दार्शनिक और साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे अक्सर कि मैं बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूँ,
लेकिन मेरे अंदर हद से ज़्यादा उत्सुकता है चीज़ों को समझने की। बिल्कुल। तो मैं उस चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उस समस्या के साथ रहता हूँ, बस इसीलिए मुझे शायद उन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा पता है। तो ये उत्सुकता अगर हम अपने अंदर बनाए रखें तो ज़रूर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक प्रदेश के तौर पे भी, जी। इंडिविजुअल तौर पे भी और देश के तौर पे भी। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। ईशान जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो दर्शकों, जो ईशान जी ने कहा कि एक उत्सुकता मन में होनी बहुत ज़रूरी है, उत्सुकता कह लें या फिर वो कहें एक जिज्ञासा किसी चीज़ को जानने की। अगर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा आपके अंदर है तो वो निश्चित रूप से आपको किसी ना किसी अच्छे निष्कर्ष पर लेकर पहुंचेगी ही। और जैसे कि हम बाला सर से बात कर रहे थे, सर आप रवि फसल को लेकर कुछ कह रहे थे। जी, मैं क्या बोल रहा था, इस समय देखिएगा रबी फसल के जो अक्टूबर नवंबर से हम जो बुवाई करते हैं जो किसान भाई हैं, अभी इसका बहुत जैसा गेहूं जैसा फसल है, गेहूं चना एक ये राई जैसा फसल होता है। इस समय जो आपका ट्रेंड एकदम सर्दी के हिसाब से ऐसा उसका इसके नीचे मतलब दक्षिण तरफ से नहीं होता है। इस समय अगर मान लीजिए आपका जो तापमान बढ़ते जा रहे हैं, अभी आजकल तक न्यूनतम तापमान अभी एक बात जो बोलना चाहूँ, न्यूनतम तापमान बढ़ते जा रहे हैं। इस साल देखिए मध्य प्रदेश में जैसा अभी गया साल 2023 में हमें जो वो देखने के लिए मिला था, हमें मतलब 22-23 का शुरुआत में हमें कम से कम 13-14 जो शीत लहर हम बोल रहे हैं, शीत कोल्ड वेव बोलते हैं, वो देखने के लिए मिला था। इसमें इस साल देख लीजिए 2023-24 शुरुआत में हमें एक दो छोड़ के एक भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है शीत लहर। ये मतलब ये क्या होता है, ये मतलब ये अपना रबी फसलों में इसका नुकसान करती है। जैसे गेहूँ जैसा फसलों को जैसे आपके सर्दी मौसम चाहिए, सर्दी का विंटर सिस्टम, अभी इसके कारण जो होता है आपका अगर अचानक जब फरवरी में आपका न्यूनतम तापमान बढ़ता है अचानक, इसके कारण कीट भी हो जाता है, ये कीट जैसा व्हाइट प्लेग जैसा कीट का उसका प्रभाव भी उसका भी ज़्यादा उसका नुकसान करती है इसका। उसके साथ साथ क्या होता है, अभी आपका देखिए अभी मैं जैसा बोल रहा था अभी कल देखिए ओला भी पड़ा था, जैसा अभी कल तेलंगाना जैसा सत्र एंटी साइक्लोन के हिसाब से और जो पश्चिमी विक्षोभ, इसलिए ओला भी बहुत काफ़ी फसलों में जी सर, कल देखा हम सभी ने कि कितना ज़्यादा मौसम, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसी आंधी तूफान चल रहे थे और बारिश इस तरीके से हो रही थी। और ये बदलाव दर्शकों अचानक से मौसम में आया, बिल्कुल। तो ये बदलाव सर ने हमें बताया कि क्यों क्या कैसे होते हैं। और चलते हैं राकेश सर के पास। सर, आपने जिक्र किया था प्राचीन विज्ञान का, तो मैं यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहूँगी कि प्राचीन विज्ञान और आज का जो आधुनिक विज्ञान है, इनका समावेश करके हम कैसे आज के समय में इन सब चीज़ों की मदद लेके लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप संक्षेप में मैं इसको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो आपने जो प्रश्न पूछा है वास्तव में हर एक भारतीय के दिल का प्रश्न है जी, कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान और विज्ञान था, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे गीता है, जो रामायण है, हर पग पग में विज्ञान है, हर कण कण में कहते हैं ना भगवान है। अभी आपने देखा होगा कि जो भगवान श्री राम की प्रतिमा मूर्ति बनाई है, बाद में जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनको जब वो देखा तो वो अचंभित हो गए कि अरे ये तुम्हें बनाया क्या और ये क्या है। तो ये देखिए कि विज्ञान यही है कि लोगों के अंदर जो जागृति है, जो जुनून है, जो आस्था है, जो आज के लोग बाग प्रोपोगेशन बोलते हैं कि प्रोपोगेट कर रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में अगर आप अपने मन में, अपने आत्मा से अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर उसको देखेंगे और पूछेंगे कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, तो आपकी आत्मा वास्तव में पहले गवाह देगी कि नहीं, मैं गलत काम करने जा रही हूँ या गलत काम करने जा रहा हूँ। जो हमें अच्छा लगता है तो एक बात सोचना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, क्या दूसरे को अच्छा लगेगा? जी, कभी नहीं। तो भारतीय प्राचीन जो ज्ञान थे, जो विज्ञान थे, जो ऋषिमुनियों ने किया, जैसे आप देखिए कि पुष्पक विमान आज से लगभग हजारों वर्ष पहले की बात है। जी, बिल्कुल सही कहा। आज भारतीय वैज्ञानिक उस विज्ञान को लेकर एक बड़े बड़े आधुनिक विमान बना रहे हैं। आप देखिए कि जो उनके अस्त्र और शस्त्र थे, जो हमारे हजारों वर्ष पुराने, उनको क्या है, आज का जो हमारा वैज्ञानिक है, जो आधुनिक वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक
उसको नए तरीके से जी बिल्कुल करने जा सर, रहा यानी है। कि दर्शकों, जो चीज आज हम जानने और समझने लगे हैं, ये आज से 100 साल पहले, हजारों पहले वर्ष से पहले। हजारों वर्ष पहले हमारे पास पहले से ही थी। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं दर्शकों, विज्ञान के बिना हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते, हम विकसित नहीं हो सकते। विज्ञान हमारी गलत धारणाओं को, अंधविश्वास को खत्म करता है। आज जैसे कि नेशनल साइंस डे है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिवस की। सर बहुत बहुत धन्यवाद बाला नमस्कार, सुब्रमण्यम सर, बहुत आपको, बहुत राकेश जी, आपको की कार्यक्रम का आप हिस्सा बने। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये अंक आप सभी को पसंद आया होगा। अगले अंक में आप सभी से फिर से मिलना होगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। हे जगत के रचनाकार प्रभु ब्रह्मा, आपने मेरे लिए अति सुंदर नगरी का निर्माण किया है। मैं शिव महा